नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। हम सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। जहां पर मौसम खराब है वहां पर लोगों को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम का हाल फिलहाल बना हुआ है, उसको लेकर अलर्ट जारी ही किया जा रहा है। ओलावृष्टि हो रही है, तेज बारिश हो रही है और इसके चलते यात्रा पर फिलहाल तक के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि यात्री ये ध्यान रखें, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है और यात्रियों से अपील है कि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल अभी कुछ वक्त के लिए अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। अजय पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये अपील भी की जा रही है सीएम धामी की ओर से कि यात्रा फिलहाल रोक देनी चाहिए सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन बंदोबस्त क्या किए गए हैं अजय? देखिए, चारों धामों में मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से चेतावनी जारी की गई थी, उसके बाद से प्रशासनिक अमला पहले से ही मुस्तैद रहा है और जहां जहां पर परेशानी होने की संभावना थी पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को, वहां पर पहले से पुलिस प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है, भारी बर्फबारी हो रही है, खासतौर पर केदारनाथ में, यमुनोत्री धाम में, गंगोत्री धाम में बारिश हो रही है, बद्रीनाथ धाम में। तो ऐसे में इन चारों धामों में व्यवस्था चरमरा गई है और ऐसे में सभी तीर्थयात्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। इसके साथ साथ और भी उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार तीर्थयात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी यात्रा जहां पर है वहीं पर रुके रहें। जब मौसम साफ होगा उसके बाद ही आगे की यात्रा जारी रखें, क्योंकि सभी यात्रियों के ठहरने के लिए पहले से प्रबंध किए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई यात्री आगे जा रहा है तो वो पहले तो उसका स्वास्थ्य भी खराब है और अपने स्वास्थ्य की भी जांच कराएं और इसके साथ साथ मौसम को भी देख करके आगे बढ़े, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड अधिक बढ़ेगी और ऐसे में ठंड बढ़ने से जो दूर दराज के लोग हैं, पूरे भारत के कोने कोने बिल्कुल, के लोग हैं, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या अनुमान जताया जा रहा है अजय कि कब तक बारिश रुकने के आसार हैं? देखिए, मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था कि आज शाम के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, तो इसका असर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। बर्फ जो है वो पिघलेगी धूप निकलने के बाद, तो इससे ठंडक बढ़ेगी और तीर्थयात्रियों को इससे राहत फिलहाल अभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बारिश रुक जाती है तो उसके बाद यात्रा जारी रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, जिस तरह से मौसम की बिल्कुल, जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर अभी फिलहाल यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले में बारिश शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल प्रभावित हो रही है। सोनप्रयाग में यात्रा को रोक दिया गया है। इसके अलावा फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। रुद्रप्रयाग सर्कल ऑफिसर प्रमोद घिल्डियाल ने हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित होने की पुष्टि की है। बता दें कि देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट कहा गया और ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने। चारधाम में यात्रियों का जो जमावड़ा लगातार लगा हुआ था, अब फिलहाल उस पर ब्रेक लग रहा है, क्योंकि ओलावृष्टि भी हो रही है। इससे नुकसान भी हो सकता है, असुविधा भी हो सकती है। तो दूसरी तरफ इन शहरों की देखिए तस्वीर है जहां ओलावृष्टि के कारण बर्फबारी, पूरी बर्फ की चादर छाई हुई है। चारों तरफ का नजारा देखिए।
तो आपने देखा कि उत्तराखंड में कैसा मौसम का मिजाज है, लेकिन इन मौसम की चुनौतियों को पार करके चार धाम में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। 20 दिनों में 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 3 मई से ये चार धाम यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं के पैर नहीं थक रहे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए 2 साल तक का लंबा इंतजार इन श्रद्धालुओं ने आखिरकार किया है। 2 साल कोरोना काल के बीत जाने के बाद अब जाकर जब मौका मिला है इन श्रद्धालुओं को, तो कैसे आखिर ब्रेक लग सकता है। मौसम की चुनौतियों को पार करके चार धाम में ये श्रद्धालु जा रहे हैं। भले ही ओलावृष्टि हो रही है, बारिश की संभावनाएं लगातार जताई जा रही है, इसके बावजूद चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। भीड़ लगातार बढ़ रही है और 3 मई से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक कई तरह के बिंदु भी देखे गए और अब तक कई यात्रियों की जान भी जा चुकी है। सबके बीच भी श्रद्धालु नहीं रुक रहे हैं। बीस दिनों में 9 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों की कितनी ज्यादा उत्सुकता रही होगी। इन दर्शनार्थियों की लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी उद्देश्य से आते हैं ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। ये दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं चार धाम के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मौसम की चुनौतियों को पार करके जरूर श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं को असुविधा का भी सामना करना पड़ा है। कई श्रद्धालु हैं जो कि बीपी के मरीज हैं, हार्ट अटैक के भी मरीज, हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत भी हो जा रही है। तो चार धाम मार्ग पर अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि यात्रा पर आ रहे लोगों में उम्र का पड़ाव और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री सामने आई है, जिसके चलते मौतों के आंकड़े में इजाफा लगातार हो रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि केदारनाथ में 28, बद्रीनाथ में 12, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। यह भी बताया उन्होंने ज्यादातर लोगों के हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं वो पोस्ट कोविड भी रहे हैं या कुछ लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। कई लोगों से अपील भी की गई है कि वो यात्रा पर ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग यात्रा पर जा रहे हैं। क्या अभी तक का फीडबैक आ रहा है आपके पास? चारधाम यात्रा में अभी 60 लोगों की टोटल मृत्यु हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ में 28 हैं, बद्रीनाथ में 12 हैं, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में 16 बात हुई है। मैडम वजह क्या बताई जा रही, क्यों जो है मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? किस तरीके की ये दिक्कतें हैं लोगों में? मौतों का आंकड़ा ये पोस्टमार्टम भी कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पर हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं क्योंकि हमारे अस्पताल में तो लोग मृत अवस्था में ही लाए जा रहे हैं। जो हिस्ट्री ले रहे हैं पोस्टमार्टम करते समय लोगों से, उसमें ये निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों को पुरानी बीमारियां भी काफ़ी हद तक थी, जैसे कि कार्डियक कॉजेस 16% में नोट किए जा रहे हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का कॉज 69% माना जा रहा, मतलब आंकड़े में बताया जा रहा है। और कोविड भी कई लोगों में, पुराना कोविड से भी वो लोग ग्रस्त थे पुराने समय में, और कुछ लोगों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है, ऐसा आंकड़ा से हमें एनालिसिस करके पता चल रहा है। और उम्र का भी एक हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो मोर देन 65 ईयर्स में ज़्यादा डेथ हो रही है। 50 और 60 भी हाई रिस्क में है, उसमें भी डेथ हो रही है। जैसे जैसे हमारे नीचे की तरफ हम आते हैं उसमें डेथ की संख्या कम है। एहतियाती मौतें हो चुकी हैं। और चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी हैं। पार्टियों का जमावड़ा चंपावत में लग रहा है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, यहां पर नेताओं का डेरा जम चुका है। चंपावत में आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है।
बीजेपी के स्टार प्रचारक एक तरफ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं तो कांग्रेस भी अपनी पूरी आजमाइश में जुटी हुई है कि जन जन के बीच पहुंचकर निर्मला गहतोड़ी के लिए वोटों की अपील की जाए और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, जो कि जुटे हुए हैं चंपावत में चुनाव प्रचार प्रसार में। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी पूरे नियम को तोड़ रही है और चुनाव में लिमिट से ज्यादा खर्च भी किए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 31 मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखी जा रही हैं। इसके लिए तमाम स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं मैदान में और अपने भाषणों से एक बार फिर से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। चंपावत जो कि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और यहां पर एक बार फिर से सीएम धामी के सामने गहतोड़ी ही है, यानी कि कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट से प्रत्याशी, लेकिन उनका मुकाबला गहतोड़ी से ही है, यानी कि निर्मला गहतोड़ी जो कि ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 31 मई तक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रदीप टम्टा की सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है, तो एक सीट पर चुनाव होना है। उत्तराखंड की 3 में से एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है और इसके लिए अधिसूचना जारी हुई। नामांकन पत्र आज से दाखिल किए जाने शुरू हो चुके हैं। 31 मई तक का ये समय रखा गया है और इसके बाद 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 जून को नामांकन वापस भी लिए जा सकते हैं और 10 जून को मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा और इसके बाद मतगणना भी 10 जून को शाम 5 बजे ही होगी। तो चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है। प्रदीप टम्टा की सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है क्योंकि उत्तराखंड में 1 सीट खाली हो रही है, उत्तर प्रदेश में 11, यानी कि पूरे देश भर में 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। और कुख्यात गैंगस्टर यशपाल तोमर को भले ही पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन अब प्रशासन इस गैंगस्टर के खास करीबियों के संरक्षण में जगह जगह कब्जे की कई संपत्ति को जब्त करना शुरू कर चुका है। ज्वालापुर क्षेत्र में गैंगस्टर यशपाल की करोड़ों की संपत्ति को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। बता दें कि गैंगस्टर यशपाल तोमर पर कुछ समय पहले अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने वाला जिला प्रशासन अब उसी पर शिकंजा कसने लगा है। यशपाल तोमर के एक और रिश्तेदार की करोड़ों की बेशकीमती जमीन जब्त करने के डीएम कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद इस संपत्ति की जब्त की गई। तो इसके बाद इस संपत्ति को जब्त किया गया है। कि एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये, और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। ये जो प्रकरण अगर कोई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाता है और न्यायालय से इसके संबंध में ये अनुरोध किया जाता है, तो इसको पूरी एक लीगल प्रक्रिया होती है। उसको विधिक ढंग से देखने के उपरांत यदि लगता है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई जरूर की जाएगी। कि एक
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी 26 मई से केरल में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 मई को यहां विधानसभा परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन केरल विधानसभा की ओर से किया जा रहा है और यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसमें संसद के दोनों सदनों समेत विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषदों की महिला सदस्य शामिल होंगी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा और यह देश में पहली बार है जब महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर पर इतना बृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और चारधाम यात्रा के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में होटल धर्मशाला जहां पर कमरे में वेटिंग चल रही है, जिसको देखते हुए लोग हरिद्वार पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। जिस कमरे की बुकिंग ऐप पर 1500 रुपए में हो रही है और उसी कमरे के होटल पहुंचने पर 2200 से 2300 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ऑनलाइन ठगी का मैटर है, जो लोग भी होटल चाहे अपने ट्रैवल के लिए ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू चॉपर के टिकट या गाड़ियां बुक करा रहे हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ऑथेंटिक साइट पे जाके बुक कराएं, क्योंकि उसकी जो डुप्लीकेट साइट बनके उसमें अगर कोई ट्रैप में आ जा रहा है तो उनसे जो ठगी गैंग है वो पैसा वसूल लेता है। इस पे लगातार हमारी टीम भी काम कर रही है और लगातार शुरुआत में भी कई बार इसमें लोगों को जागरूक करने किया गया है कि आप लोग जब भी इस तरह की चीज़ें करें तो पहले वेरीफाई कर लें कि ये अकाउंट्स किसके हैं और जो अकाउंट हैं वो वैलिड अकाउंट हैं कि नहीं। अमूमन देखने में आ रहा है कि जो अकाउंट्स हैं वो बाहर के हैं और पैसा जब डाल दिया जाता है तो पता चलता है कि वो बाहर के अकाउंट हैं। तो जो ट्रैवल एजेंट अगर यहाँ का है, हरिद्वार का, चाहे कहीं हमारे चारधाम के रूट का ट्रैवल एजेंट है तो उसका अकाउंट राजस्थान, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल या बेंगलोर वगैरह में नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही अपना जो बुकिंग है उसको कराएं। देखिए, और बात अब मदरसों के बारे में। उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 182 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मदरसों को लेकर समीक्षा तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रही मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चल रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन भी लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, अन्यथा इनको बंद करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन रामदास जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद सर। जिस तरह से मदरसे उत्तराखंड में कई चल रहे हैं और यह भी पाया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद भी लेते हैं, अब आगे किस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, मैंने कल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। मेरे संज्ञान में आया कि अपने अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से प्रदेश में 425 मदरसे चलते हैं और जिनमें 192 मदरसों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार मदद करती है। और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि जिन मदरसों की शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करें, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कक्षा 5 तक अगर बच्चा मदरसे में पढ़ेगा और वो कक्षा 6 में अगर एडमिशन लेने जाएगा तो उसका टीसी नहीं कटेगा। अगर उसका टीसी नहीं कटा, अगर उसके कक्षा 6 में अगर
उसको एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसके 5 साल की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए गुणवत्ता की शिक्षा हो और अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले, इस परिप्रेक्ष्य में मदरसों को, खासकर उन मदरसे जिनको सरकारी इमदाद मिलती है, वो भी अनिवार्य रूप में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करें। अगर वो मान्यता नहीं लेते हैं, अपनी उनमें अगर सुधार नहीं लेते हैं, तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और कार्रवाई के तौर पर इन मदरसों को बजट रोका जाएगा या फिर मान्यता तो खैर पहले से ही नहीं मिली हुई है, इसके खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जिन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिलेगी या जो नहीं लेंगे, उनका प्रथम चरण में बजट को रोकने का काम करेंगे और भी कोई कार्रवाई होगी वो करने का काम करेंगे। मगर इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, इसका उद्देश्य मात्र अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा में गुणवत्ता आ सके, ये सुधार लाने की ओर ये कदम है एक आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण कदम उठाया जा रहा है और ऐसे मदरसों का बजट रोक दिया जाएगा। अभी जैसा कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का खुद ये कहना है, जिन्होंने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है, उन्होंने खुद एफएम न्यूज से बातचीत के दौरान कहा है कि या तो पहले चरण में बजट रोक दिया जाएगा या तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे मदरसों को पहले मान्यता लेनी होगी, क्योंकि कक्षा 5 तक पढ़ाई करने के बाद आगे अगर एडमिशन लेना है तो इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, इससे कि 5 साल उनके जाया जाएंगे। तो इसीलिए ये बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।